हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। पर्यावरण और पारिस्थितिकी घटना चक्र विशेषांक का ये पार्ट 14 है। इसके पहले हमने 13 पार्ट इसमें अपलोड कर दिए हैं, जिसमें लगभग हम लोगों ने 300 से 350 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। क्लियर है? और इस पार्ट में भी आज हम 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1962, 1970, 1972 और 1982। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और इसमें किया क्या गया था? इसके तहत जो वन्य जीवों की तस्करी है, अवैध शिकार है, या फिर वन्य जीवों की जो उनकी रक्षा करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, इसके लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया था। इसमें टोटल 66 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं? टोटल 66 धाराएं हैं, 7 चैप्टर हैं और 6 अनुसूचियों में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। आपके ऑप्शन है इसमें 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह अथवा 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। ठीक है, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन, इसमें जो सूची समीक्षा थी उसका समय 20 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसके पहले कितना था ये समय? 20 वर्ष था, और अभी कितना हो गया ये? 5 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या होगा? मतलब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आप देखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। ठीक है, जो हमारी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के बहुत प्रावधान थे। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे रक्षित वन्य जीवों की सूची है वो भी इसमें दी गई है, इसमें उसका भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, उन्हें अनुसूची 1 के अंतर्गत इसमें रखा गया है। 1 के अंतर्गत कछुए की प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? सेम स्तर का इनको प्राप्त होगा संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देखिए। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस। इसके ऑप्शन है केवल 1, 2 या 3, केवल 1 और 3, और 1, 2, 3 तीनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो कानून बना है उसके उपबंधों के अलावा भी अगर कभी शिकार करना चाहे तो इन तीनों के शिकार का क्या है? उसको उस पर बैन है। घड़ियाल पर, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस, तीनों पर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभी आपने देखा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पारित कब हुआ था ये? 9 सितंबर 1972 को। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सेम को अच्छा, वन संरक्षण, अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये वन संरक्षण अधिनियम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1980। क्लियर है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। ठीक है, तो भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, इसे अगर पारित, इसकी अगर डेट पूछता है तो 27 दिसंबर 1980 को ये क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। और 25 अक्टूबर 1980 को ये क्या कर दिया गया था? पहले ही लागू हो गया था, बाद में इसे, मतलब ये अध्यादेश के रूप में लागू हो गया था और बाद में इसे पारित किया गया है। ठीक है, अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
देहरादून, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड, देहरादून में स्थित है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। तो आप बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नैनीताल, सोलन, देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड के देहरादून जिले में हुई थी। 1906 में स्थापित हुआ है ये वन अनुसंधान संस्थान। कब स्थापित हुआ है? 1906 में, ठीक है। और ये सबसे पुराना संस्थान है। कौन सा? ये वन अनुसंधान संस्थान जो है वो सबसे पुराना संस्थान है। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी भी है, इसको भी याद रखना। कौन से नाम से जाना जाता है इसे? डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है कब? 1991 में। और 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये सेम क्वेश्चन है, देहरादून में है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये वन्य जीव प्रबंधन योजना कौन से राज्य की है? झारखंड राज्य की है। और ये कितने वर्षों के लिए, अवधि के लिए मतलब यहाँ पे शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 वर्ष के लिए। क्लियर है? अच्छा, जो 10 वर्ष हैं उनकी अवधि के लिए ये वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है। उसमें क्या होगा, जो बहुत सारे अभयारण्य हैं उनके मैनेजमेंट के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ अभयारण्य के नाम इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, मतलब कुछ अभयारण्य ऐसे जिनके लिए ये योजना शुरू की गई है, तो उनके मैं नाम बता देती हूँ। इससे आपका एक तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि इन सेंचुरी के लिए, ये जो अभयारण्य है इनके लिए ये योजना शुरू हुई है, और दूसरा ये सभी सेंचुरी झारखंड राज्य में स्थित हैं। क्लियर है? तो ये कौन कौन से अभयारण्य हैं? पहला तो डालमा वन्य जीव अभयारण्य। सेकंड कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य। थर्ड हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। अगला पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य। और उधवा झील पक्षी अभयारण्य। ये भी कहाँ पे है? झारखंड में है, और यहाँ पर इसके लिए योजना शुरू हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 10 वर्ष के लिए। क्लियर है? याद रखिएगा, 10 वर्ष के लिए ये प्रबंधन योजना, वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, पर्यावरण से संबंधित नहीं है कौन सी संस्था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट। बाकी की ये तीनों जितनी भी हैं, विज्ञान पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये तीनों ही एनवायरनमेंट से संबंधित हैं। लेकिन जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका संचालन जो है वो कौन करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मतलब ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर है? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 अर्थात 1767 में हुई थी। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया है? देखिए, पॉम, सरकंडा, बांस या केला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांस, ठीक है। जो गैर वन क्षेत्र है, इसके पहले ये वन की श्रेणी में आया करते थे, बांस, बैम्बू। इसको अभी वन संशोधन अधिनियम 2017 में जो संशोधन हुआ था उसमें इन्होंने बांस की श्रेणी को वृक्षों की परिभाषा से हटाकर क्या कर दिया है? गैर वृक्षों की श्रेणी में डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, जो आदिवासी हैं, गरीब किसान हैं, वो पहले बांस का खेती बहुत करते थे, लेकिन वो किसके अंतर्गत आता था? वृक्षों की श्रेणी में। तो ये संरक्षित रहता था। पर अब जब गैर वृक्षों की श्रेणी में आएगा तो इससे क्या होगा, गरीब किसान जब बांस का प्रयोग करेंगे तो वो उनको आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त होगी, मतलब उनकी आर्थिक आय जो होगी वो ज्यादा होगी। इस कारण से उनको गैर वृक्षों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%, 2%, 6% या 4%।
तो इसमें राइट आंसर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि विश्व के जितने भी वन्य जीव हैं उनका भारत में लगभग 7.28% पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आसपास कोई आंसर नहीं, इसलिए इसको डिलीट भी किया था यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? ठीक है, चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रणेता नहीं है। ठीक है, चिपको आंदोलन का नेता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन की बात करें तो ये 1973 में 1973 में जो वनों की कटाई हो रही थी उसके विरोध में संगठित होकर लोगों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था कि वनों की कटाई को रोका जाए। तो ये आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, उनसे लोगों ने चिपक कर इनकी कटाई को रोका था। तो ये किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? चिपको आंदोलन के नाम से 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम इसके प्रणेता की बात करें, मतलब ये किसकी नेतृत्व में इसे शुरू किया गया था, तो इसके प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सीपी भट्ट इसके प्रणेता थे, लेकिन इसके जो सह कार्यकर्ता कह सकते हैं वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जिसे प्रमुख नेता भी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, चिपको आंदोलन के प्रणेता, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। इसके तहत क्या किया गया था? वृक्षों से चिपक कर उनकी कटाई का विरोध किया गया था। ठीक है, वृक्षों की कटाई हो रही थी तो उससे चिपक कर क्या किया गया था? उनकी कटाई का विरोध किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रणेता थे, और सह नेता के रूप में, प्रमुख नेता के रूप में कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, अथवा सांस्कृतिक प्रदूषण के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन कटाई के विरोध में था। कब हुआ था ये? 1973। प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, और सह नेता या प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो रैनी गांव कहाँ है? चमोली जिले में, उत्तराखंड के, और ये उत्तराखंड पीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किसके नेतृत्व में ये चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौरा देवी। ठीक है, 1974 में रैनी गांव में ये आंदोलन चला था। ठीक है, गौरा देवी के नेतृत्व में बहुत सारी मतलब महिलाओं को इकट्ठा किया इन्होंने, और पेड़ों से चिपक कर वन कटाई का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। शैक्षिक और शोध संस्थान के लिए, वन और वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, सभी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, संस्थान ब्यूरो, NBPGR की, ये जो NBPGR कहलाता है, NBPGR। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पर जो नई दिल्ली तो इसका मुख्यालय है, लेकिन इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कितने हैं? 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोवाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर। क्लियर है? तो इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, तो ऑप्शन देख लीजिए इसके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए देते हैं? वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी विश्व नोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और ये पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अमृता देवी विश्व नोई पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा, मतलब राजस्थान सरकार का जो वन विभाग है
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार राजस्थान के वन विभाग द्वारा वन्य और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल और भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में SAVE सेव नामक एक संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य है गिद्ध का संरक्षण करना, टाइगर का संरक्षण करना, तोते का संरक्षण करना या हाथी का संरक्षण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइगर का संरक्षण करना। ठीक है। सेव नामक एक संगठन प्रारंभ किया गया है जिसका निर्माण क्या था, जिसका उद्देश्य क्या था, टाइगर बाघों का संरक्षण करना। और ध्यान रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन और कि जो SAVE नामक जो पहल है वो कौन से दो देशों की मतलब संगठित पहल है यहाँ पे, तो नेपाल और भारत की। ठीक है, टाइगर का संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण माह भर चलने वाले अभियान के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुदाय या कौन सी जनजातियां हैं, भूटिया और लेप्चा, गोंड और कोरकू, इरुला और तोड़ा, अथवा सहारिया और अगरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोंड और कोरकू। ठीक है, गोंड और कोरकू जनजाति क्या है, पारिस्थितिक रूप से जो महीने भर अभियान चलते हैं हरी जिरौती, है ना। तो इसके दौरान क्या, उस अभियान का नाम क्या है, ध्यान रख लीजिएगा, हरी जिरौती। हरी जिरौती इस अभियान के दौरान बहुत सारे फलदार वृक्षों का रोपण करती हैं। ठीक है, वृक्षारोपण करती हैं। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति और कोरकू जनजाति। क्लियर है। गोंड जनजाति सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश और कोरकू सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है वो किसी के अधीन स्थापित नहीं है, बल्कि ये स्वयं में एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। ध्यान रखिएगा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड क्या है, एक सांविधिक सलाहकारी, जिसे हम एडवाइजरी बॉडी कहते हैं। मतलब ये स्वयं में ही क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। क्लियर है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1960 में। इसे भी ध्यान रखिएगा आप। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1960 में हुई थी। तो ये पहला वाला जो कथन है ये इसका, ये क्या है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम है और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके अधीन ये आता है। तो ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो इसको ये एकदम सही है सेकंड वाला। थर्ड देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी, और उस अधिसूचना को 20 फरवरी 2009 को, ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी। उसके तहत एक अधिसूचना जारी करके किसने, केंद्र सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो ये तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, पशु कल्याण बोर्ड किसी के अधीन नहीं आता, बल्कि वो क्या है, स्वयं में एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, सांविधिक सलाहकारी निकाय, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है, शेर, ज्वाइंट पांडा, हॉर्नबिल, सफेद भालू। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे उसमें आ चुका है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्वाइंट पांडा। ठीक है, ज्वाइंट पांडा क्या है, WWF का प्रतीक है। और इसकी WWF की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ज्वाइंट पांडा, ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक है। इस ज्वाइंट पांडा का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, एल्रोपोडा मेलानोल्यूका। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसका निवास स्थान कौन सा होता है? जो ज्वाइंट पांडा है वो रहते कहाँ पे हैं? जो शीतोष्ण, चौड़ी पत्ती और जो मिश्रित वन होते हैं वहां पे अधिकांश पाया जाता है। लेकिन अगर हम विश्व में आज इनकी बात करें ज्वाइंट पांडा की, तो लगभग 1500 से 2000 के बीच में इसकी प्रजातियां आज हमारे विश्व में, पूरे विश्व भर में है। ठीक है, तो इनकी संख्या लगभग, मतलब सॉरी, प्रजातियां नहीं, माफ कीजिएगा, संख्या इनकी 1500 से 2000 के मध्य इनकी संख्या है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड 1961। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? ये देश की बात कर रहा है, कौन से कंट्री में उसके टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा परसेंट वनों से आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान में। ठीक है, जापान का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 68.5%। ठीक है, 68.5% वनों से आच्छादन है वहां पे। तो जापान याद रखिएगा, जापान कंट्री में सबसे ज्यादा वनों का आच्छादन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? संवैधानिक प्रावधान ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि जितनी भी मतलब आप कह सकते हैं पर्यावरण के लिए काफी सेफ होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक संवैधानिक प्रावधान इसे कर दिया गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके, मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। ठीक है, भूटान में संवैधानिक प्रावधान क्या है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% होना ही चाहिए वहां पे। ठीक है, और जितना अभी वर्तमान में भूटान का लगभग 85% जो है वो भूभाग वनों से आच्छादित है, ढका हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। यहाँ पे 70% नहीं है, यहाँ पे 60% है। वहां पे जो संवैधानिक प्रावधान है वो कितना है? 60% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान किया गया था वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना, वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 1961 में हुई। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, तो बिल्कुल राइट, सही है ये कथन। जुलाई 2000 में ओडिशा के नंदनवन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइब नोसोमिएसिस नामक रोग रहा। तो ये आप रोग जरूर याद रखिएगा। इस रोग से किसकी मृत्यु हुई थी? शेरों की, 13 शेरों की मृत्यु हुई थी 2000 में ओडिशा के नंदनवन अभयारण्य में। तो ये भी इसका राइट है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, थर्ड है, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि यूकेलिप्टस जो वृक्ष है उसे पर्यावरण शत्रु या पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं वो पानी की सोर्स को अपनी ओर खींच लेती हैं, जितना भी आसपास का पानी होता है उन सभी को खींच लेती हैं। तो आसपास के वृक्षों को ये पानी नहीं मिल पाता, इसलिए उनको अनुकूलन नहीं सही से हो पाता उनका, और वृक्ष क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। तो ये यहाँ पे मतलब ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए इस कथन के अनुसार तो ये गलत होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो ये भी एकदम राइट है। जो भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में अभी स्थित है। तो 1, 2 और 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी, 1, 2, 3 नहीं, तीसरा तो गलत है, 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। ध्यान रखिएगा, यूकेलिप्टस पर्यावरण का शत्रु कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में कुल सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जापान में, क्योंकि उसमें ऑप्शन ये सारे ऑप्शन नहीं थे। जापान में कितना है उसके, देखिए जापान में टोटल कितना है? 68.5, 68.5%। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में कितना है? 51.7%। वहां के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत वन है वहां पे, 51.7। सूरीनाम की बात करें, सूरीनाम की, तो यहाँ पर 94.6%। और गुयाना की बात करें तो यहाँ पर 77.4%। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? सूरीनाम, ऑप्शन सी, सूरीनाम। यहाँ पे जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है
उसका लगभग 94% किससे ढका हुआ है? वनों से आच्छादित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूरीनाम। ठीक है, उस जो आपने पिछले उसमें देखा था स्लाइड में, वहां पे ऑप्शन नहीं था ये, वहां पर क्या था? जापान था, इसलिए वहां पे जापान को आंसर सही माना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूरीनाम। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2010 का है, फिर भी आप याद रखिएगा। 2010 में जो अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जो विश्व बाघ शिखर सम्मेलन है वो 2010 में इसका पहला समिट था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। फर्स्ट समिट है बाघ शिखर सम्मेलन की, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? रूस के सेंट पीटरबर्ग में। ठीक है ना, याद रखिएगा। बाघों के लिए पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? रूस के सेंट पीटरबर्ग में। कब आयोजित किया गया था ये? 2010 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो इसके ऑप्शन है घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, अथवा पर्वतों और पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घने जंगलों से। ठीक है, अगर हम बात करें कि देश में तो जितने भी वन्य जीव सुरक्षा और जितने भी संरक्षण जैसे नेशनल पार्क हो गए, सैंक्चुरी हो गए, उनकी स्थापना की गई है। किस लिए की गई है? वन्य जीवों की सुरक्षा और उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में अब तक टोटल 868, ठीक है, 868 संरक्षित नेटवर्क जो क्षेत्र हैं, वो नेटवर्क की स्थापना की गई है ना। और जितना देश में भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका लगभग 5.0, अभी तो 5.02, अभी वो 6% के करीब हो गया है। 5.02% देश के कुल क्षेत्रफल का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 104 नेशनल पार्क हैं, 550 सेंचुरी हैं, 87 संरक्षण रिजर्व हैं, संरक्षण रिजर्व मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 104 नेशनल पार्क और 550 लगभग सेंचुरी। ठीक है, तो इतने क्षेत्र नेटवर्क को किनसे वो किया गया है? संरक्षित किया गया है। और ये जो है वो किससे घिरे हुए हैं? अधिकांश इनमें से घने जंगलों से। क्लियर है, तो इससे कई उन्हें लाभ भी प्राप्त होते हैं। जब यहाँ पे घने जंगल हैं, वहाँ के बीचों बीच में इन्हें संरक्षण देना आसान होता है, वहाँ से बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी रहती है और उन्हें संरक्षित करना भी क्या होता है? आसान होता है मानव से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, घने जंगलों से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 39, 49, 59 या 96। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी हम वर्तमान में, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि लगभग कितने नेशनल पार्क को भारत ने संरक्षित वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत रखा है? तो 105 नेशनल पार्क को, ये यहाँ पे अभी मैंने बताया 104 नेशनल पार्क को, 104 नेशनल पार्क को और 550 अभयारण्य को, वहीं 868 बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया गया है? वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 104 नेशनल पार्क को, राष्ट्रीय उद्यान को। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे 104 नहीं है, तो नियर अबाउट कौन सा आंसर इसमें राइट है? ऑप्शन डी, 96। और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो क्वेश्चन है प्री का, उन्होंने भी क्या आंसर माना है इसको? 96। तो आप एक्यूरेट इसका आंसर क्या होगा? 104। लेकिन यदि ऑप्शन नहीं है तो आप उसके आसपास का नियर अबाउट आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग 30 और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनवायरनमेंट के कंप्लीट करेंगे, और लगभग 4 से 5 और पार्ट हमारे इसके बचे हुए हैं। इससे क्या होगा, इन 4 पार्ट मतलब 5 पार्ट के अंतर्गत फिर आपकी पूरी घटना चक्र ऑब्जेक्टिव वाली कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है,
तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।